हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मैं। कुछ वीडियो में हम लोग करने वाले कैपिटल गेन का क्लास नंबर 2। कैपिटल गेन का क्लास नंबर 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। हम क्लास नंबर 2 करने जा रहे हैं। क्लास नंबर 1 में हमने बेसिक खत्म करा था। क्लास नंबर 2 में हम खत्म करने वाले हैं दोस्तों टैक्स रेट। और एक बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज है आपके लिए। आज से 1 साल पहले जो टैक्स रेट हुआ करता था, काफी ज्यादा ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ता था उसमें, बट अब ये कंपैरेटिवली इस साल इजी है हमारे लिए, तो हमें काफी का बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इन सारे क्वेश्चन भी अपने बना लेंगे इजी बीजी, जस्ट लाइक पार्ट 1। और क्लासेस अगर अभी तक नहीं लिए हो तो ले लो। किस चीज की वेट कर रहे हो, जल्दी से इनरोल कर लो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक क्विक रिवीजन मार लेते हैं। कैपिटल गेन के लिए क्या होना चाहिए? कैपिटल एसेट होना चाहिए, उसका ट्रांसफर होना चाहिए, उसमें गेन होना चाहिए, एग्जाम नहीं होना चाहिए। कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, किस साल में लगेगा? इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर लगेगा। कैपिटल एसेट क्या होता है दोस्तों? कैपिटल एसेट होता है किसी भी प्रकार का प्रॉपर्टी, मूवेबल, इमूवेबल, टैंजेबल, इंटैंजेबल, वेदर नॉट कनेक्टेड टू बिजनेस और नॉट। इसमें ज्वेलरी, ड्राइंग्स, पेंटिंग, वर्क्स ऑफ आर्ट, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, गोल्ड यूटेंसिल बट नॉट सिल्वर यूटेंसिल, सिल्वर कॉइन, गोल्ड बार, सिल्वर बार एंड सॉवरेन यूज्ड इन पूजा वगैरह कवर्ड होता है। स्टॉक इन ट्रेड कवर नहीं होता इसमें, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड नहीं होता है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड, सिल्वर यूटेंसिल्स एंड मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी कवर नहीं होता है। रूरल एग्रीकल्चर लैंड क्या होता है नहीं बताएंगे, बट अर्बन बता देते हैं। अर्बन क्या होता है दोस्तों? अर्बन होता है कोई भी एरिया जिसका पॉपुलेशन 10,000 या उससे ज्यादा है। अगर 10,000 से 1 लाख तक का है तो बाहर का 2 किलोमीटर का एरिया भी अर्बन कहलाएगा। 1 लाख से 10 लाख है तो वो तो अर्बन है ही, उसके बाहर का 6 किलोमीटर का एरिया भी अर्बन हो जाएगा। एंड 10 लाख से ज्यादा है तो वो तो अर्बन है ही, बाहर का 8 किलोमीटर का एरिया भी अर्बन हो जाएगा। एंड याद रखना, सिर्फ और सिर्फ रूरल एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल एसेट नहीं। फिर हम आगे एक बार पीरियड ऑफ होल्डिंग भी रिवाइज कर लेते हैं। तो गेन डिपेंड करता है लॉन्ग टर्म होगा कि शॉर्ट टर्म होगा, ये डिपेंड करेगा कौन सा एसेट है। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बेचा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। एंड दोनों का टैक्स रेट अलग है, जिसके बारे में आज पढ़ाई करेंगे। अब पीरियड ऑफ होल्डिंग की बात करते हैं। पीरियड ऑफ होल्डिंग मतलब कितना दिन हमने उसको होल्ड करके रखा है। अगर हम बात करते हैं सिक्योरिटीज लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड एंड बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट, या जीरो कूपन बॉन्ड, या यूनिट ऑफ यूटीआई, इनके लिए 12 मंथ्स देखना है। 12 मंथ्स तक है तो शॉर्ट टर्म, 12 से एक दिन भी ज्यादा हो गया तो लॉन्ग टर्म। बाकी सारे एसेट्स के लिए 24 मंथ्स, इजी वीजी। ओके, फिर हमने एक एक करके सारी चीजें देखी थी। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होता है? जनरली जो रुपया मिला वो देखना है। 50C किसके लिए होता है? लैंड एंड बिल्डिंग के लिए। बोलता है इफ एसडीवी इज मोर देन 110% ऑफ फुल, जो भी तुम्हें कंसिडरेशन मिला है तो एसडीवी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगा। अदरवाइज जो रुपया मिला वही कंसिडर कर लेंगे। अगर अपने चले जाते हैं वैल्यूएशन ऑफिसर के पास और वैल्यूएशन ऑफिसर एचडीवी के ऊपर अमाउंट बता देता है तो एचडीवी पे लिमिट हो जाएगा। वैल्यूएशन ऑफिसर एचडीवी के नीचे अमाउंट बताता है तो जितना अमाउंट वैल्यूएशन ऑफिसर ने बताया वही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर वो हमारे डिक्लेयर्ड प्राइस से भी नीचे बता देता है तो भैया फिर डिक्लेयर्ड प्राइस लेना है। एसडीबी कौन सा दिन का लेना है? डेट ऑफ एग्रीमेंट प्रोवाइडेड 1 रुपया भी हमें ऑनलाइन मिल जाना चाहिए, ऑनलाइन या बैंक चेक वगैरह के थ्रू हमें मिल जाना चाहिए। 50 CA अनकोटेड शेयर्स के लिए क्या बोलता है? या तो तुम ले लो फेयर मार्केट वैल्यू या एक्चुअल सेलिंग प्राइस, विच एवर इज हायर। 50D बोलता है कुछ नहीं समझ में आ रहा है, फेयर मार्केट वैल्यू ले लेना, उस जो भी तुम्हें मिला है उसका फेयर मार्केट वैल्यू। गॉट इट? ओके, तो ये हमें समझ में आया, जो भी हमने बेचा है उसका फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक है। फिर हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। फिर हम आ गए कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन के लिए। इंटेंजिबल एसेट के लिए निल, परचेज के लिए परचेज प्राइस लेना है, सॉरी, इंटेंजिबल एसेट सेल्फ जनरेटेड के लिए निल, परचेज वाले के लिए परचेज। इसके पास ऑप्शन 1/4/2001 वाला नहीं होता है। शेयर्स के लिए ओरिजिनल शेयर जो परचेज प्राइस है, एंड इसके पास 1/4/2001 वाला ऑप्शन होता है। बोनस के लिए निल होगा, एंड बिफोर 1/4/2001 अगर बोनस है तो फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 लेना पड़ेगा। राइट इशू में, राइट इशू अगर खुद ले लेते हो तो जितना रुपया तुमने दिया वही कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन होगा। तुम सामने वाले को रिनाउंस करते हो तो जो रुपया तुम्हें मिला, 50 रुपए मिले थे कल, याद है मिस्टर ओ से। किसको मिला था? पीएस को। पीएस को मिस्टर ओ से 50 रुपए मिले थे, तो 50 रुपए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बन जाएंगे पीएस के हाथ में। और मिस्टर ओ जो पीएस को रुपया दिया वो, और जो कंपनी को रुपया दिया, दोनों जोड़ के कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन राइट शेयर का बच्चा। अदर एसेट की बात करेगा, उसको परचेज करा 1/4/2001, तो जितना रुपया पे किया था परचेज के टाइम पे वही बन जाएगा उसका कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन, दैट इज एक्चुअल कॉस्ट। और अगर फोकट का मिला तो प्रीवियस ओनर का कॉस्ट लेना है।
और अगर परचेज इसको किया हमने बिफोर 1/4/2001 तो जनरली क्या लेना है, कॉस्ट या फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 विच एवर इज हायर। बट अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उस सिनेरियो में एसडीवी के ऊपर नहीं जाएगा फेयर मार्केट वैल्यू। तो एसडीवी एज ऑन 1/4/2001 या फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 विच एवर इज लोअर लेना है, एंड जो आंसर आएगा उसको कंपेयर करना है एक्चुअल कॉस्ट से, दोनों में विच एवर इज हायर अपने को ले लिए। इजी, खत्म 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 खत्म। मेन यही पढ़ा था हमने, देखो कितनी छोटी सी पढ़ाई करी थी। और एक क्या पढ़ा था, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 1/4/2001 के बाद वाला अलाउड होता है, पीछे वाला अलाउड नहीं होता है। और क्या पढ़ा था, ऑल एक्सपेंसेस आर अलाउड एक्सेप्ट एसटीटी। और क्या पढ़ा था, अब इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है एक्सेप्ट इन वन केस, वो अभी पढ़ेंगे। इसके अलावा इंडेक्सेशन का बेनिफिट अवेलेबल नहीं होता। अब चलते हैं टैक्स रेट की। हमने कैपिटल एसेट देखा, हमने उसका ट्रांसफर करा, उस कैपिटल गेन लग गया। अब हम पीरियड ऑफ होल्डिंग से निकाल लेंगे, या तो लॉन्ग टर्म होगा या तो शॉर्ट टर्म होगा। लॉन्ग टर्म होगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म होगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की टैक्स रेट अपने पढ़ेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की टैक्स रेट अपने पढ़ेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लास, ये तुम्हें बिजनेस ट्रस्ट, नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन, DTAA, बहुत सारे चैप्टर्स में काम आने वाला है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज बीन कवर्ड अंडर टू सेक्शन, 112A एंड 112। बट कहानी समझो, हम कहाँ हैं, कंफ्यूज मत होना, पहले देखो हम क्या पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, हमारे पास फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आई, सेल कंसिडरेशन आया। इसमें से हमने एक्सपेंसेस माइनस करा, एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद हमने कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन माइनस करा। इंडेक्सेशन अब मिलता नहीं है, तो जैसे हम ये माइनस करेंगे हमें मिल जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल। यहाँ तक हम पढ़ चुके, हम ये नहीं पढ़ रहे, हम ये नहीं पढ़ रहे, ये हम पढ़ चुके। अब इस पे टैक्स क्या लगेगा ये पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे काम आएगा, ध्यान से सुनना। इस पे कितना टैक्स लगेगा, इस पे टैक्स कितना लगेगा, 12.5% लगेगा या क्या लगेगा, इसके विषय में अपने पढ़ने वाले, ठीक है। तो हम ये पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ चुके, गलती मत करना, हम ये पढ़ेंगे, इस पे जो टैक्स रेट लगेगा वो पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब अगर मेरे को एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ तो दिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन, 112A एंड 112, क्या 112A और 112। 112A क्या बोलते हैं, 112 ये लगता है तुम्हारा इक्विटी शेयर में, इक्विटी ओरिएंटेड फंड में एंड बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट पे। किस पे लगेगा, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स पे लगेगा, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड पे लगेगा एंड यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट पे लगेगा। अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है ऑन एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अदानी, किसी का भी शेयर्स बेचने पे, तो आप पे 112A लगेगा। के लिए हम वो क्या देखते हैं, पीरियड ऑफ होल्डिंग, याद है पीरियड ऑफ होल्डिंग होता है इसके लिए 12 मंथ, यानी 12 मंथ से ज्यादा होना चाहिए। 12 मंथ से ज्यादा मैंने होल्ड करके रखा, उसके बाद मैंने बेचा। तो लिस्टेड इक्विटी शेयर्स या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट को अगर मैं बेचता हूं और मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, तो गवर्नमेंट बोलती है कि 1,25,000 रुपीज छोड़ के जितना भी हमें गेन हुआ उसमें से 1,25,000 पहले माइनस कर देंगे, जो बच गया उस पे 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। सर ये तो बहुत अच्छी है, गवर्नमेंट हमें 1,25,000 माइनस करने दे रही है। नहीं अच्छी है, सुनो कैसे। पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स लगता ही नहीं था, पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे तो टैक्स लगता ही नहीं था। वो तो 1 फरवरी 2018 की बात है जब उन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स लगाना शुरू कर दिया। और यहां पे भी पहले सिर्फ 10% टैक्स हुआ करता था, लास्ट टू लास्ट ईयर। लास्ट ईयर से उस टैक्स को 12.5% कर दिया। हालांकि पहले सिर्फ 1 लाख रुपया माइनस कर सकते थे, 25,000 कर सकते, तो उतनी अच्छी नहीं है जितनी आप सोच।
हिस्ट्री क्यों बताई? ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है आपके पास जो मटेरियल हो आप किसी का यूज़ कर रहे हो उसमें अमेंडमेंट ना हो, तो अमेंडमेंट आप कर लेना। तो क्या देखना है, अगर हमें इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड फंड या बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट बेचने पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो 112 ए में टैक्सेबिलिटी आएगी 1,25,000 के ऊपर जितना भी अमाउंट है उस पर 12.5%। कितना? 12.5% की टैक्स। अब ये तीन के लिए ना एक कंडीशन है, अगर वो कंडीशन फुलफिल होगी ना तभी वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए में आएगा, अदरवाइज वो 112 में चला जाए। कंडीशन क्या है? एसटीटी पेड हो जाना चाहिए इक्विटी के लिए परचेज एंड सेल दोनों टाइम, एंड अदर्स के लिए सिर्फ सेल के टाइम। यानी इसके लिए परचेज एंड सेल दोनों टाइम और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ सेल के टाइम अगर एसटीटी पेड है तो 112 ए में आएगा। ऐसे मैं आपको बता दूं विदाउट एसटीटी आप सेल परचेज वैसे भी नहीं कर पाओगे डीमैट के थ्रू, तो आप 112 ए में ही कवर हो। बट एग्जाम में क्वेश्चन तो कुछ भी बना सकते हैं, क्वेश्चन पे तो अपना अधिकार है नहीं, क्वेश्चन तो भगवान होता है, वो तो कुछ भी बना सकता है, तो हमें पता होना चाहिए। इक्विटी शेयर के लिए परचेज एंड सेल के टाइम पे एसटीटी पे होना चाहिए, एंड अदर्स के केस में ओनली सेल्स के टाइम। अगर क्वेश्चन में इसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं है, कुछ भी नहीं बोला क्वेश्चन में, सिर्फ लिखा है एक्स लिमिटेड का शेयर बेचा मिस्टर ए ने, तो भैया ऑलवेज 112 ए ही लगेगा उसमें। लिमिटेड है मतलब लिस्टेड है, लिस्टेड है मतलब 112 ए में कवर होगा। इंडेक्सेशन का बेनिफिट वैसे भी नहीं मिलता है। रिबेट के बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखते हैं। 6 से नहीं मिलता है और बेल भी नहीं मिलता है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट भी अवेलेबल नहीं। बट ये आधा सच है, पूरा सच थोड़ी देर में देखें। हमने क्या देखा, 112 ए में लिस्टेड इक्विटी शेयर्स के लिए होता है, इक्विटी ओरिएंटेड फंड के लिए, बिजनेस ट्रस्ट के लिए 1,25,000 के ऊपर जितना भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है 12.5% से टैक्सेबिलिटी आएगी। अब बात करते 112 की। 112 किसके लिए हो गया? अदर देन दिस बाकी जितने भी एसेट्स हैं सबके लिए। अब ये भी काफी इजी हो गया, इंडेक्सेशन का तो बेनिफिट खैर मिलता ही नहीं है अब, तो सिंपल से बोला गया कि सारे एसेट्स के लिए 12.5%। कोई 1,25,000 माइनस नहीं करना, जितना भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया पूरे पे उठा के 12.5% लगा देना टैक्स। कितना टैक्स लगाओगे? 12.5%। इस पे सरचार्ज अलग होगा, एचईसी अलग से 4% लगेगा। समझेंगे, घबराओ मत, अभी बस इतना समझो। पूरे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 112 में कवर होता है 12.5% से टैक्सेबल। मैंने इसको फर्दर बाइफरकेट किया मल्टीपल चीजों में, दरकार नहीं है लर्न करने का। अब एट प्रेजेंट सबके लिए लिमिट है 12.5%। अगर आप 112 ए में कवर नहीं होते हो तो आप 112 में कवर होते हो, और आपके लिए 112 में द रेट इज 12.5। बट लैंड एंड बिल्डिंग ओनली फॉर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, एक पॉइंट है इसमें। मैंने कहा था ना एक जगह इंडेक्सेशन है, अभी ये है वो पॉइंट। अगर आप लैंड एंड बिल्डिंग बेचते हो और आप कौन हो? रेसिडेंट इंडिविजुअल, यानी इंडिया के इंडिविजुअल या एचयूएफ हो, दो कंडीशन फुलफिल करनी है, 1 नंबर 2 नंबर। आप लैंड एंड बिल्डिंग बेच रहे हो और आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हो या एचयूएफ हो। थर्ड कंडीशन, ये लैंड एंड बिल्डिंग आपने एक्वायर करी है बिफोर 23/7/2024 और आप इसको ट्रांसफर कर रहे हो आफ्टर 23/7/2024, यानी 23 जुलाई 2024 के बाद आप उसको ट्रांसफर कर रहे हो। परचेज किया बिफोर 23/7/2024, सेल कर रहे हो आफ्टर 23/7/2024, तो यहां पे एक इंडेक्सेशन है। एंड दिस इज फॉर ओनली कैलकुलेटिंग टैक्स, नॉट फॉर कैलकुलेटिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। एक बार फिर से क्लियर कर दे रहा हूं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, यहां पे ये पढ़ रहे हैं, ये तो ऐसे ही कैलकुलेट होगा, यहां पे कभी भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, नेवर एवर। इसकी बात कर रहे हैं, एक रेसिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ है, उसने लैंड एंड बिल्डिंग बेचा, इस लैंड एंड बिल्डिंग को उसने 23/7 के पहले खरीदा था और बेच रहा है आफ्टर 23/7/2024, तो उसके लिए जो टैक्स रेट है वो थोड़ा सा अलग है। उसके लिए बोला गया, जो नॉर्मली हमने पढ़ा है 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन, यानी 12.5।
और या तो अब वर्किंग नोट में जाएंगे। कहां जाएंगे दोस्तों? वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट में हम इंडेक्स करके 20% निकालेंगे, यानी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन निकालेंगे और उसका 20% करेंगे। दोनों में जो लोअर होगा वो टैक्स बनेगा। याद रखना, हम इनकम नहीं निकाल रहे, हम टैक्स निकाल रहे हैं। वो टैक्स बनेगा उस बंदे का। एग्जाम्पल के जरिए भी समझेंगे, घबराओ मत, घबराओ मत, समझेंगे, डोंट वरी। ओके। It may be noted that this benefit is to resident individual or HUF is given only while computing tax on LTCG। किसके लिए? सिर्फ टैक्स ऑन LTCG के लिए। इसके अलावा कैपिटल गेन निकालने के लिए इसको यूज नहीं करेंगे, सिर्फ टैक्स निकालने के लिए। क्या कंडीशन है? लैंड एंड बिल्डिंग बेच रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। कौन कर रहा है? रेसिडेंट इंडिविजुअल कर रहा है। एक्वायर कब कर रहा था उस लैंड एंड बिल्डिंग को? 23/7/2024 के पहले। बेच कब रहा है? 23/7/2024 के बाद। है सर ये इतना कंफ्यूजिंग क्यों है? कंफ्यूजिंग क्यों है? लास्ट ईयर इससे ज्यादा कंफ्यूजिंग था, ये तो बहुत इजी है, एकदम इजी, मक्खन है हो गया इस बार। क्या देखना है? लैंड एंड बिल्डिंग है, रेसिडेंट इंडिविजुअल है, एक्वायर्ड कब कर रहा है? 23/7/2024। ट्रांसफर कब कर रहा है? आफ्टर 23/7/2024। क्या देखना है? जनरली जो पड़ा 12%, 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन या 20% विद इंडेक्सेशन। अब विद इंडेक्सेशन वाला जो फिगर है वो वर्किंग नोट में मिलेगा, वहां से 20% ले आएंगे। दोनों में जो लोअर होगा वो टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा उस इंडिविजुअल। इसके अलावा सब केस के लिए द आंसर इज 12.5%। एकदम इजी तरीका लर्न करने का। फॉर ईच एंड एवरी केस इट इज 12.5%। ओनली फॉर लैंड एंड बिल्डिंग रेसिडेंट इंडिविजुअल परचेज बिफोर 23/7 ट्रांसफरिंग आफ्टर 23/7, उसके लिए 12.5 विदाउट इंडेक्सेशन एंड 20% विद इंडेक्सेशन। दोनों में जो लोअर है वो अपने। और इस साल का इंडेक्सेशन का फिगर कितना है? हम लोग कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए दोस्तों पढ़ाई कर रहे हैं? 25-26। 25-26 के लिए है 337। 337 ये नहीं, वो चेक कर लेते हैं दोस्तों। सॉरी दोस्तों, 376 है। 37 तो पहले था, 376। ठीक है, 376। सर ये क्या होता है? ये CII है। थोड़ी देर में समझते हैं कैसे यूज करना, बस इसी जगह यूज होगा और कहीं पे भी इसका यूज नहीं आएगा। कोई 6A का डिडक्शन नहीं मिलेगा, 87A नहीं मिलेगा, बट अमेंडमेंट है 87A में। एक साथ देखेंगे, अभी रुक जाओ और क्विक रिवीजन मारे। कैपिटल गेन का टैक्स रेट क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A में होगा या तो 112 में होगा। 112A में कौन होता है? लिस्टेड इक्विटी शेयर, लिक्विडेटेड ओरिएंटेड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड एंड तुम्हारा यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। 1,25,000 के ऊपर जितना रुपया कमाया उसमें 12.5% का टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा अपने को। एंड परचेज एंड सेल दोनों के टाइम पे STT होना चाहिए, बाकी सबके लिए सिर्फ सेल के टाइम पे STT होना चाहिए। यहाँ कवर नहीं होते तो तुम 112 में जाओगे। 112 के लिए हर एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए द टैक्स रेट इज हाउ मच? द टैक्स रेट इज तुम्हारा 12.5%। बस सिर्फ एक केस में लैंड एंड बिल्डिंग है, इंडिविजुअल HUF ट्रांसफर कर रहा है, बट इसको अक्वायर किया था बिफोर 23/7/2024, तो 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन या 20% विद इंडेक्सेशन, विच एवर इज लोअर विल बी द टैक्स अमाउंट। ओनली फॉर कैलकुलेटिंग द टैक्स, नॉट फॉर कैलकुलेटिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। गलती नहीं करेंगे आप। इस एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मिस्टर ए एज इज 45 और एक नॉन रेसिडेंट। नहीं, एक सेकंड, इसके साथ नहीं करते, एक बार था रुके करते उसको, एक पॉइंट और करते उसके बाद। अब आते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की तरफ। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए दो सेक्शन है, 111A, 111A या नॉर्मल। 111 मत कर देना, गलती कर दोगे। 111A एंड नॉर्मल। 111A क्या बोलता है? वही सेम जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में था। लिस्टेड इक्विटी शेयर, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड एंड यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। ये तीन में अगर अपने को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, दैट इज लेस देन 12 मंथ्स, लेस देन इक्वल टू 12 मंथ्स में अगर अपने सेल करते, तो हमें स्ट्रेट अवे 20% का टैक्स का पेमेंट करना है। क्या? 20% का टैक्स का पेमेंट करना। 6A नहीं मिलेगा, बेल नहीं मिलेगा, 87A नहीं मिलेगा। 87A में अमेंडमेंट है, बताते हैं थोड़ी देर में, रुक बढ़ाओ। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए हमने क्या देखा? 111A में लिस्टेड इक्विटी शेयर,
यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड या यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कब होता है? जब 12 मंथ्स या उससे कम होता है। कितना? 20%। कितना? 20% का स्ट्रेट रेट है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया ज्वेलरी में, हो गया इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, हो गया या तुम्हारा स्कल्पचर पे, हो गया किसी भी चीज पे, किसी भी कैपिटल एसेट पे अदर देन दिस होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो वो नॉर्मल रेट से टैक्सेबल होगा। सर व्हाट इज द नॉर्मल रेट? 115 BAC कंपनी है तो तुम्हारा 25% या 30% एज द केस में भी उस रेट पे टैक्सेबल। जो भी नॉर्मल रेट है उस एसएससी का, उस रेट पे टैक्सेबल। यहाँ पे रिबेट भी मिलता है, 6A भी मिलता है, बेसिक एक्सेम्पशन लिमिट भी मिलती। अब जहां जहां हमने देखा कि बेल नहीं मिलता है, डेट इज 112A, 112 एंड 111A बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, दैट इज अंडर सेक्शन 115 BAC। 4 लाख रुपए अगर आप कमाते हो तो आपको कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं करना, नील होता है। 4 लाख के बाद से स्लैब चालू होता है, अमेंडमेंट है। तो 115 BAC कितना है? 4 लाख। तो 4 लाख तक तो आपको टैक्स का पेमेंट नहीं करना। तो अगर कोई भी रेसिडेंट इंडिविजुअल HUF है, उसको अनयूटिलाइज्ड बेल अवेलेबल होता है। व्हाट डू यू मीन बाय अनयूटिलाइज्ड बेल? अनयूटिलाइज्ड बेल मतलब होता है, मान लो मिस्टर ए, क्या ये रेसिडेंट इंडिविजुअल है? अदर सोर्स की इनकम है इनकी 1 लाख रुपए, इनको होता है LTCG 112A 5 लाख। ठीक, अब गौरनाल देखना। मिस्टर ए को 4 लाख का बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मिलता है। 4 लाख का बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मतलब 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होता। तो इस 4 लाख में सबसे पहले ये अपने अदर इनकम को सेट ऑफ करेंगे। जैसे ही इसको करेंगे तो कितना अनयूटिलाइज्ड बेल बच गया? अनयूटिलाइज्ड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितनी बची? 3 लाख। अब ये 112A में इस 3 लाख को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये क्या करेंगे? 5 लाख माइनस, अब इनकी इनकम बनी 2 लाख। अब 112A में कितना टैक्स लगता है? जितना आप रुपया कमाओगे 1,25,000 उसमें से माइनस करेंगे, रिमेनिंग जो बचेगा उस पर 12.5% लगेगा। तो अब हम क्या करेंगे? इसमें से 1,25,000 माइनस करेंगे, कितना? 75। 2 लाख माइनस 1,25,000 75,000 पे 12.5%, यानी इनको सिर्फ और सिर्फ 9,375 का टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। कितना? 9,375 का टैक्स का पेमेंट। देखो बड़ा आसान सा था। क्या देखा हमने? मिस्टर ए को 115 BAC में 4 लाख रुपया तक का बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मिलता है। अदर सोर्स की इनकम है 1 लाख, तो पहले अनयूटिलाइज्ड बेल निकालेंगे। कैसे? अदर सोर्स की इनकम को माइनस करेंगे। तो अनयूटिलाइज्ड बेल कितना बचा? 3 लाख। अब LTCG 112A निकालने के लिए इस 5 लाख में सबसे पहले 3 लाख अनयूटिलाइज्ड बेल माइनस करेंगे, फिर उसमें से 1,25,000 तो अपने को टैक्स देना ही नहीं होता है तो वो माइनस करेंगे, रिमेनिंग पे 12.5% का टैक्स। इसको बोलते हैं अनयूटिलाइज्ड बेल इज अवेलेबल। ओके दोस्तों, अब हम चलते हैं 115 BAC को सीखते। गौर नाल देखना। 115 BAC is the new default tax regime for individual and HUF। यानी अगर क्वेश्चन में आज से लेके एग्जाम वाले दिन तक अगर कुछ नहीं मेंशन्ड है रिगार्डिंग एन इंडिविजुअल एंड HUF का क्वेश्चन, तो आप अज्यूम करोगे नहीं, आप ऑलवेज यही मानोगे कि ये 115 BAC में टैक्सेबल होगा। 115 BAC क्या बोलती है? ये बोलता है अप टू 4 लाख आपको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं।
4 लाख से लेके 8 लाख तक आपको 5% का टैक्स का पेमेंट करना। 8 लाख से 12 लाख 10%, 12 लाख से 16 लाख 15%, 16 लाख से 20 लाख 20%, एंड 20 लाख से 24 लाख 25%, एंड अबव 24 लैक्स 30% का टैक्स रेट। सर लर्न कैसे करेंगे, बड़ी दिक्कत होती है। आओ 4 का टेबल लर्न करते हैं दोस्तों। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 0, more than 4 up to 8, more than 8 up to 12, more than 12 up to 16, more than 16 up to 20, more than 20 up to 24। कितना? नील। 5%, 5 से बढ़ाते हैं। 15, 20, 25, 30। ओ माय गॉड सर, ये तो बहुत ही ज्यादा इजी हो गया हमारे लिए। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बोला अभी काफी इजी हो गई ये चीजें। अपने को क्या 4 का टेबल लर्न करना है। जब हम एग्जाम देने जाएंगे ना तो इस चीज को हम पहले ही लिख लेंगे लास्ट पेज में। एक ट्रिक मैं तुमको बताऊंगा, मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड करके रखी है। वंस मोर जब एग्जाम आएगा हमारा तब हम एक ट्रिक सीखेंगे जिसको मैं बोलता हूं उगलने की ट्रिक। उसमें आप क्या करोगे, आप फटाफट जो भी सारी चीजें ना वो आप लास्ट पेज में जाके उगल दोगे। उससे क्या होगा कि एग्जाम वाले दिन हमारे प्रेशर नहीं रहेगा, इजीली अपने चीजों को टैकल कर पाएंगे। तो कुछ भी नहीं करना, बड़ा आसान सा है। क्या करेंगे, 4 का टेबल, 4, 8, 12, 16, 20, 24, फिर 0 से 4, फिर मोर देन 4 से लेके 8, फिर मोर देन 8 से लेके 12, मोर देन 12 से लेके 16, मोर देन 16 से लेके 20, मोर देन 20 से लेके 24, देन वी हैव नील 5%, 15%, 20%, 25%, 30%। कुछ नहीं कर रहा हूँ, 5 से बढ़ाते जा रहा हूँ। नील से शुरू किया, 5 बढ़ाया, 30 तक जाऊंगा। That's it. This is 115 BAC for you। आज 115 BAC भी सीखेंगे। अब 115 BAC जब सीख रहे हैं तो हमें रिबेट भी सीखना पड़ेगा 87A का। 87A का रिबेट जो अवेलेबल है डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में 115 BAC में, वो बोलता है कि अगर हमारी टोटल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल, विच इंडिविजुअल, रेसिडेंट इंडिविजुअल। कौन सा इंडिविजुअल, मेरे साथ बोलो, यहां से बोलो, मजा आएगा। रेसिडेंट इंडिविजुअल। कौन सा इंडिविजुअल? रेसिडेंट इंडिविजुअल। तो 87A बोलता है कि रेसिडेंट इंडिविजुअल जो 115 BAC में कवर है, अगर उसकी टोटल इनकम अप टू 12 लाख रुपए है तो उसे कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना होता, बिकॉज उसको 60,000 तक का रिबेट मिल जाता ना। 60,000 तक का रिबेट मिल जाता है। And if total income of such individual exceed 12 lakhs and income tax payable on such total income exceed net total income minus 12 lakhs, rebate would be as follows। ये अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी बस इतना पढ़ेंगे कि 12 लाख तक अगर हमारी टोटल इनकम है तो हमें रिबेट मिल जाए। अब इसके साथ साथ और एक अमेंडमेंट भी डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। ये पेज 96 में है, बुक आ जाएगी तब देख लेना। In case the SSC is paying tax under default tax regime, rebate under 87A is not available in respect of 112, 112A and STCG 111A. However, in case SSC opt out of the default tax regime, rebate under 87A is available 112 और 111A में, but not against 112A। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में रहते हो, यानी 115 BAC है, अब ऑप्ट आउट नहीं कर रहे हो, वही 4 लाख, 8 लाख, 12 लाख, 16 लाख, नील 5%, 10%, 15%, 25%, 30% वाले पे, तो आपको 87A नहीं मिलेगा। यानी 12 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं पे करना, ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। इसके लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112, 112A एंड STCG 111A। बट अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रिजीम को ऑप्ट आउट कर लेते हो, सर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम तो आपने बता दिया सर, ऑप्ट आउट के बाद कौन सा रिजीम मिलता है?
तो अपने को वो 2.5 लाख वाली लिमिट मिलती है। आज नहीं पढ़ेंगे, बस सुन, 2.5 लाख वाली लिमिट। तो उसमें अगर आप जाते हो तो आपको 87A मिलेगा, वो भी सिर्फ 112 और 111A में। 112A में तो बेल 87A वहां पे भी नहीं मिलता। क्लियर? एम आई क्लियर टिल हियर? जी, तो आओ कुछ क्वेश्चन सॉल्व एक एक करके। कैलकुलेट द इनकम टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर ए, जिनका एज है 45 और एक वो नॉन रेसिडेंट है। क्या है वो? नॉन रेसिडेंट। उनकी टोटल इनकम है 2,40,000 एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम सेल ऑफ वेकेंट लैंड इज 85,000। ओके। मिस्टर ए pays tax under default tax regime 115 BAC। एक एक करके पहले मिस्टर ए की बात करते हैं। 115 BAC में हम, ये कौन है? एक नॉन रेसिडेंट है। क्या नॉन रेसिडेंट को 87A मिलता है? द आंसर इज नहीं, ये सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल। पहली चीज, टोटल इनकम कितना है? 2,40,000 अदर इनकम। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनका कितना है? 85,000। कहां से आया? वेकेट लैंड से। यानी ये 112A वाला है या 112 वाला है? बताओ मेरे को सर। ये 112 वाला है। कौन सा है? 112 वाला। 85,000। 85 2,40,000 प्लस 2,40,000 प्लस 85,000 कितना हुआ मेरा? 3,25,000। अब मिस्टर ए 115 BAC में कवर है। 115 BAC सबके लिए, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट सबके लिए, कि 4 लाख तक तो आपको टैक्स का कोई भी पेमेंट नहीं करना होता है। 4 लाख तक आपको टैक्स का पेमेंट नहीं करना। बट दिस बेल वाला ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल फॉर 112, वो भी नॉन रेसिडेंट के लिए। याद करो, अनयूटिलाइज्ड वाला रेसिडेंट इंडिविजुअल HUF के लिए था, नॉन रेसिडेंट के लिए नहीं था वो ऑप्शन हमारे पास। तो इस सिनेरियो में क्या होगा दोस्तों? इस सिनेरियो में हम क्या करेंगे? इस सिनेरियो में हम इन पे टैक्सेबिलिटी लगाएंगे। अब अदर इनकम पे तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, बिकॉज अदर इनकम तो 4 लाख के नीचे, एंड दिस इज एलिजिबल फॉर बेल, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट इसको मिल जाएगा। तो जो अदर इनकम है वो तो हो जाएगी नील, उस पर कोई भी टैक्स नहीं आएगा। बट LTCG जो मेरा है 112 वाला, उस पर 12.5% का टैक्स लगेगा, वो भी 85,000 पे 12.5% का टैक्स। तो कितना आया? 10,625। 10,625 प्लस HEC लगाना कभी भी भूलना नहीं, @4%। वेरी मच इंपॉर्टेंट, मार्क्स कटते हैं इसके। अगर हमने तो आया 11,050, नया 11,000। एम आई क्लियर विद दिस क्वेश्चन दोस्तों? क्लियर? नेक्स्ट, मिस्टर। अब मिस्टर बी भी एक नॉन रेसिडेंट है। अदर इनकम अपने को दे रखी है 4,10,000 की, एंड 10,000 का हमें हुआ है सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर STT पेड ऑन बोथ सेल एंड परचेज ऑफ शेयर। जल्दी बताओ इसका टैक्सेबिलिटी कौन से सेक्शन में आएगा? 112 या 112A में आएगा? बताओ। वेरी गुड, तो ये आएगा 112A में। अच्छा, नॉन रेसिडेंट है क्या? हाँ जी, नॉन रेसिडेंट है। तो 87A तो इसको नहीं मिलेगा। आएंगे मिस्टर बी, एक नॉन रेसिडेंट है, 87A इसको मिलेगा नहीं। कितना है इस पे? 4,10,000। 4,10,000। अच्छा, अनयूटिलाइज्ड बेल वाला बेनिफिट मिलेगा? नहीं, वो भी सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल को मिलता है, तो इसको तो नहीं मिलेगा। LTCG कितना है इनका? 10,000 रुपए का LTCG है, 112A वाला। तो 4 लाख तक तो टैक्स लगेगा नहीं अदर इनकम पे। तो अदर इनकम पे सिर्फ 10,000 रुपया का टैक्स लगने वाला, 10,000 पे टैक्स लगने वाला है। एंड 10,000 पे कितना टैक्स लगेगा?
तो 0 to 4 0%, 4 to 8 5% का टैक्स रेट है। तो 10,000 पे 5% का टैक्स रेट लगेगा, 500 रुपए का। अब 112A में कितना टैक्स होता है दोस्तों? 112A में होता है 1,25,000 के ऊपर जितना भी है उस पर 12.5%। अब मेरा तो सिर्फ 10,000 की इनकम है, मेरी इनकम तो सिर्फ 10,000 रुपीज है, यानी यहां पे मेरा कोई भी टैक्स नहीं है, नील। तो 500 रुपये का टैक्स लगेगा जिसपे 4% HEC होगा। टोटल 520 रुपया मेरे को गवर्नमेंट के पास जमा करना। अब चलते हैं मिस्टर सी की तरफ। मिस्टर सी की तरफ मिस्टर सी क्या बोलते? मिस्टर सी बोलते हैं टोटल इनकम इज 5,90,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज 60,000 फ्रॉम सेल ऑफ रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इज नॉट अ कैपिटल, दैट इज नो कैपिटल गेन टैक्स। कोई भी कैपिटल गेन टैक्स मेरे को पे ही नहीं करना है, तो ये तो मेरी टैक्सेबिलिटी आएगी ही नहीं। और ये कौन है? रेसिडेंट है। मिस्टर सी कौन है? रेसिडेंट है। अदर इनकम कितनी है? 5,90,000। मिस्टर सी रेसिडेंट है, अदर इनकम कितनी है इसकी? 5,90,000। एलटीसीजी कुछ होगा क्या दोस्तों? कुछ भी नहीं होगा। टोटल इनकम 5,90,000, बिकॉज कैपिटल एसेट ही नहीं है, कैपिटल एसेट नहीं है तो कैपिटल गेन नहीं आएगा। पहले ही बोला था सब कुछ लिंक्ड है एक दूसरे से। अब टैक्स निकालते हैं। अदर इनकम पे कितना टैक्स आएगा? 4 लाख तक नील है, 4 लाख के ऊपर 8 लाख तक 5%, 4 लाख के ऊपर 8 लाख तक 5%, यानी 5,90,000 माइनस 4 लाख पे 5%, दैट इज 9,500। बट ये रेसिडेंट है एंड रेसिडेंट को 87A मिलता है। और 87A क्या बोलता है? अप टू 12 लाख तक की अगर आपकी टोटल इनकम है, अगर आपकी टोटल इनकम अप टू 12 लाख रुपए तक की है तो आपको 87A मिल जाएगा, या तो 60,000 या तो 9,500, विच एवर इज लोअर का। तो टैक्स कितना आएगा? कुछ भी नहीं दे। अब आते हैं मिस्टर डी की तरफ। मिस्टर डी कौन है? एक नॉन रेसिडेंट है। इनकम कितनी है? 4,80,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कुछ भी नहीं है, 4,80,000 की इनकम है। 4,80,000 ये कुछ भी नहीं है, टोटल इनकम 4,80,000। अब सिंस ये नॉन रेसिडेंट है तो 87A मिलेगा क्या? नहीं। 4 लाख तक के नील है, 4 लाख के ऊपर जितना है 5%, यानी 80,000 का 5%, 80,000 का 5%, 4,000 प्लस 4% HEC कर देंगे इसमें, तो टोटल इनकम कितना, इनकम टैक्स कितना हो गया? 4,160। इजी, क्लियर? देखा कितना आसान सा था दोस्तों। इसमें हमने क्या सीखा? इसमें हमने पूरी LTCG लगानी सीखी, 112A, 112, 115 BAC सीखा, 87A हमने सीखा, आधा, पूरा नहीं। क्या तक क्लैरिटी है? कोई डाउट है किसी को? बोलो, मैं सुन लूंगा, मेरे को पता है, मेरे दिल से कनेक्शन है ना। अगर लाइव क्लास करना चाहते हो दोस्तों फेस टू फेस, तो ज़रूर मेरे को मैसेज करना टेलीग्राम ग्रुप में। अपने फेस टू फेस बैच भी करेंगे, मज़ा आएगा फेस टू फेस में। जगह है अपने पास, डोंट वरी, बहुत जगह है। ओके, डन। अब कुछ क्वेश्चंस और बनाते थोड़ी क्लैरिटी के लिए। अब क्या हुआ, ये बात है 1 फरवरी 2000, गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि फ्रॉम 1 फरवरी 2018 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विच इज टैक्सेबल अंडर 112A विल नाउ बी टैक्सेबल। पहले क्या था? 112A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे पहले टैक्सेबिलिटी नहीं होती थी शेयर्स वाली।
फिर इन्होंने बोला कि नहीं, अब इस पे टैक्सेबिलिटी आएगी। जैसे इन्होंने ये बात बोली ना, पूरा मार्केट क्रैश हो गया। क्या हुआ दोस्तों? पूरा मार्केट क्रैश हो गया, सब पैनिक कर गए, सब शेयर्स बेचना शुरू कर दिए एंड पूरा मार्केट में पूरा हालत खराब हो गई मार्केट की। बस इतना समझो आप। जब ये चीज हुई ना तो गवर्नमेंट ने बोला सुनो सुनो सुनो, 1 फरवरी 2018 के बाद से जो लिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं उनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल करेंगे अपनी, उसके पहले वाले का भी टैक्सेबल करेंगे, लेकिन आपको इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन माइनस करने का हम मौका दे, सॉरी, कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन माइनस करने का मौका देंगे। तो हमने बोला सर कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन तो जनरली भी माइनस करते हैं अपने, इसमें क्या नया पड़े? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन नेट माइनस एक्सपेंसेस, नेट सेल कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन। तो कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन तो हम वैसे भी माइनस करते हैं सर, इसमें क्या नया है, इसमें क्या नया है? तो गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आप 112A में कवर होते हो और आपका इक्विटी शेयर परचेज किया गया है बिफोर 1 फरवरी 2018, तो आपके लिए जो कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन कैलकुलेट होगा वो एक न्यू तरीके से कैलकुलेट होगा। कैसे होगा? न्यू तरीके से कैलकुलेट होगा। एक नया तरीका मैं बताता हूं, वैसे कैलकुलेट करना। जनरली हम कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन क्या लेते हैं? जितना रुपया पे करा, परचेज प्राइस, दैट विल बी अवर कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन फॉर शेयर्स। बट अगर हमारा शेयर खरीदा हुआ है बिफोर 1 फरवरी 2018 एंड उसमें अपने को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाता है, तो एक नए तरीके से कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन कैलकुलेट किया जाएगा। सेक्शन नंबर है हमारा 55 2C, टू बी मोर प्रिसाइज 2AC, सॉरी 2AC, 55 2AC लर्न करने की नीड नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन एक नए तरीके से निकालेंगे उस शेयर्स का, जो शेयर है जिसको परचेज करा हमने बिफोर 1 फरवरी 2018, उसका एक नया तरीका से अपने कैलकुलेशन करेंगे। कैसे करेंगे? कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन हम लेंगे सबसे पहले जो एक्चुअल कॉस्ट है, वो जितने रुपए में तुमने खरीदा वो। सेकंड में अपने करेंगे लोअर ऑफ 1 या 2। 1 में आएगा फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 फरवरी का है, बट हमने 31 का लेना है, 31 जनवरी 2018, या फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन दैट इज सेलिंग प्राइस, जो भी सेल्स प्राइस है। करना क्या है? इसका लेना है लोअर और इसको कंपेयर करके लेना है हायर। इजी बीजी। तो क्या करना है? अगर हमारा कोई भी शेयर्स खरीदा हुआ है बिफोर 1 फरवरी 2018, ध्यान रखना एग्जाम में 1 फरवरी 2018 के पहले का कोई शेयर है, तो अभी तक हमने जो पढ़ा सब सेम है। टैक्स रेट भी सेम लगेगा, 1,25,000 के ऊपर 12.5% टैक्स, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन इसका जो कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन है वो एक नए तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले लोगे एक्चुअल कॉस्ट और इसको कंपेयर करना है लोअर से। क्या लोअर? फेयर मार्केट वैल्यू। किस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू हमें लेना है? 31 जनवरी 2018 का। क्या? 31 जनवरी 2018 का हमें लेना है, या फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, दोनों में हम क्या लेंगे? विच एवर इज लोअर। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आप समझ रहे हो, जितने में माल बेचा वो भी कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन बन सकता है, ये तो जीरो भी हो सकता है हमारा कैपिटल गेन इस केस में। फिर लोअर लेंगे, फिर इसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल कॉस्ट से, एंड ये दोनों में जो भी हायर होगा दैट विल बी आवर कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन। अब ये कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन माइनस करेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन या नेट सेल कंसिडरेशन से, तो हमें कैपिटल गेन मिल जाएगा, एलटीसीजी मिल जाएगा 112A में, जिसमें 1,25,000 के बियॉन्ड जितना है उस पर 12.5% टैक्स। ओके, क्लियर, इजी। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर हम फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जनवरी 2018 कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? बड़ा आसान है। इसमें हमने 4 कैटेगरी में चीजों को बांटा। पहला,
अगर लिस्टेड शेयर्स है, शेयर्स लिस्टेड है और ट्रेडिंग हो रहा है, ट्रेडेड है, तो चाहे इक्विटी हो चाहे यूनिट्स हो, क्योंकि 112 है तो इक्विटी एंड यूनिट्स दोनों के लिए लगता है, तो दोनों के लिए हमें क्या लेना है, हाईएस्ट वैल्यू, एवरेज नहीं लेना है, हाईएस्ट लेना है, हाईएस्ट वैल्यू एज ऑन 31/1/2018, 31 जनवरी 2018 का हाईएस्ट वैल्यू लेना है जो शेयर ट्रेड हो रहे हैं। अब मान लो 31 को ट्रेड ही नहीं हुआ, ठीक है, नॉट ट्रेडेड ऑन 31, तब क्या करेंगे, तब हाईएस्ट वैल्यू हम लेंगे प्रीसीडिंग डे का, 30 तारीख का ले लेना, 2018 का प्रीसीडिंग डे का ले लेना। ओके, अब अगर यूनिट अनलिस्टेड है या इक्विटी शेयर अनलिस्टेड है, एक मिनट सर, हमको एक बात बताइए, आप बोल रहे हैं कि 112A में हम ये वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं, न्यू तरीके से हम कॉस्ट ऑफ एक्वाइजिशन कैलकुलेट करते हैं। अब आप बोल रहे हो कि ये इक्विटी शेयर अनलिस्टेड एंड यूनिट अनलिस्टेड का फेयर मार्केट वैल्यू भी निकालना है। सर क्यों निकालना है? तुम हो कौन? एक इन्वेस्टर हो, ठीक है, और तुमने क्या करा, तुमने पेटीएम में इन्वेस्ट करा 2012 में, 2012 में ही तुम्हें उसमें स्कोप दिख गया था, तुमने 2012 में ही 10% शेयर खरीद लिया। उस दिन तो वो अनलिस्टेड था पेटीएम, बहुत साल बीत गए एंड 2025 आ गया, 2025 में पेटीएम लिस्ट हो चुका है। अब 2025 में तुम ये शेयर बेचने जाओगे, अपना एज अ फाउंडर तुम अपना शेयर बेचने जा रहे हो, तो तुम्हें रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचना होगा। अब ध्यान से सुनो, अब तुम पे 112 ए लगेगा, बिकॉज पेटीएम तो अब लिस्टेड है ना, अब तो उस पे 112 ए लगेगा, तो अब उस पे 112 ए लगेगा। बट सिंस ये शेयर हमने 2018 के पहले खरीदा था, 2018 के पहले खरीदा था, तो अब इसका कॉस्ट ऑफ एक्वाइजिशन नए तरीके से निकलेगा। अब ये तो ट्रेड हुआ नहीं, तो इस सिनेरियो में हम इस पे करेंगे एक नया तरीका। यूनिट्स है तो एनएवी ले लेना, हर यूनिट्स का एनएवी आता है, नेट वैल्यू आती है उसकी, नेट एसेट वैल्यू एज ऑन 31/1/2018, वो ले लेना। एंड इक्विटी शेयर के लिए बोला जाता है इंडेक्स करना है, सिर्फ दो जगह इंडेक्सेशन होता है, एक वो इंडिविजुअल इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला वो, और एक यहाँ पे। बट यहाँ पे जो इंडेक्स करेंगे ना, वो इंडेक्स करेंगे हम अप टू 17-18, बस 17-18 तक ही इंडेक्स करना है तुमको, फाइनेंशियल ईयर 17-18 तक, क्योंकि 1 फरवरी 2018 से आ गया था ये लॉ, इसीलिए बोला गया कि सिर्फ 17-18 तक तुम इसको इंडेक्स करोगे। अब इंडेक्स कैसे किया जाता है? बहुत आसान सा तरीका है, कॉस्ट ऑफ एक्वाइजिशन उसमें मल्टीप्लाई करोगे तुम 272, 272 क्या है पता है? CII है, ठीक है, CII है फाइनेंशियल ईयर 17-18 का, और उसको डिवाइड करोगे तुम CII ऑफ ईयर ऑफ एक्वाइजेशन, यानी जिस दिन तुमने वो शेयर खरीदा था, जिस साल खरीदा था उस साल के CII से। बट अगर उसको तुमने 2001 के पहले खरीदा था तो डिवाइड बाई 100 किया जाता है। बड़ा आसान है, घबराओ नहीं, थोड़ा ओवरवेलमिंग हो गया, आई अंडरस्टैंड, काम डाउन, रिलैक्स, लिसन। सबसे पहले कोई भी शेयर जो हमने 1 फरवरी 2018 के पहले खरीदा था, पहले तो टैक्स ही नहीं लगता था, अब टैक्स लगाया, पब्लिक ने झमेला किया, झमेला करने के बाद गवर्नमेंट ने बोला एक काम करो, एक नए तरीके से कॉस्ट ऑफ एक्वाइजिशन निकाल लो। कोई भी शेयर जो 1 फरवरी 2018 के पहले का था उसका कॉस्ट ऑफ एक्वाइजिशन निकलेगा। पहली बात तो तुम दो चीज को लोअर करो, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31/1/2018 या फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, दोनों में विच एवर इज लोअर ले लो। उसके बाद उसको कंपेयर करो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्वाइजिशन से, एंड दोनों में जो हायर है वो तुम ले लेना। ओके, अब बात करेंगे फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगा एज ऑन 31/1/3। लिस्टेड इक्विटी शेयर है, ट्रेडिंग हो रहा है उसका 31 को, तो जो भी हाईएस्ट वैल्यू है वो ले लो। सिमिलरली नॉट ट्रेडिंग, अगर उस दिन ट्रेड नहीं हुआ तो 30 तारीख का ले लेना, 30 जनवरी का ले लेना 2018 का। यूनिट जो अनलिस्टेड है उसके लिए तो भैया हम एनएवी ले लेंगे, प्रॉब्लम इज सॉल्व।
इक्विटी शेयर जो अनलिस्टेड है, सर अनलिस्टेड इक्विटी शेयर 112A में कैसे आ सकता है? पेटीएम का एग्जांपल, शेयर पहले खरीदा था, 2018 में लिस्ट नहीं हुआ, 2019 में लिस्ट हुआ, 2019 में, तो उसका तो ट्रेडिंग हुआ ही नहीं ना 31 जनवरी को, बिकॉज वो तो लिस्टेड ही नहीं था। बट आज लिस्टेड है एंड 2018 के बाद लिस्ट हुआ, तो उस शेयर्स के लिए हम इंडेक्सेशन करेंगे। कहां तक करेंगे? फाइनेंशियल ईयर 17-18 तक। कहां तक? फाइनेंशियल ईयर 17-18 तक। दिस इज इट्स फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जनवरी 2018। कैसे? कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन लो, जितने में वो शेयर खरीदा था, उसमें 272 मल्टीप्लाई करो। दिस इज CII ऑफ फाइनेंशियल ईयर 17-18। उसको डिवाइड करो CII ऑफ ईयर ऑफ परचेज, जिस साल तुमने परचेज करा था उसको, उससे डिवाइड करो, या तो फिर 100 से। अब 100 कब होता है? अगर तुमने उसको 1 अप्रैल 2001 के पहले परचेज करा है, तब हम डिवाइड बाई 100 करते हैं। अब ये क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लैरिटी आएगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट कब लगाना है? जब भी वो शेयर बेचा जाए जो 1 फरवरी 2018 के पहले का खरीदा हुआ है। तो सर क्या हमें ये डेट का ध्यान रखना पड़ेगा? बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। एम आई क्लियर? क्या ये कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लैरिटी के साथ समझ में आया? ओके, अब करते हैं इसका एक क्वेश्चन। आओ इसके क्वेश्चंस करते हैं, तब और मजा आएगा और अच्छे से कॉन्सेप्ट अपने को समझ में आएगा। चलो 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 जी, आ जाओ। ये देखो, MT purchases equity share of X Limited on 1 फरवरी 1999। 1999 की बात है। परचेज करा था 10,000 रुपए में। फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 इज 11 लाख रुपीज। फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31/1/2018 इज 22 लाख रुपीज। सेल कर दिया इसने फर्स्ट में 25 लाख रुपए में। देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। और इसको मैं क्या बोलता हूं? एम्प्टी एग्जाम्पल्स। सर खाली एग्जाम्पल? खाली एग्जाम्पल नहीं, एम्प्टी एग्जाम्पल्स। एंड ये 110% क्वेश्चंस बनते हैं जब भी पेपर टफ बनाना होता है। बट हमारे लिए तो आसान है, हमारे लिए तो सब कुछ आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। लाओ देखते हैं। सबसे पहले 25 लाख वाला करते हैं। ठीक है, देखो तुम कर लोगे। 25 सबसे चाहिए पहले हमें फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 25 लैक्स। एक्सपेंसेस कुछ भी नहीं। नेट सेल कंसिडरेशन 25। अब हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन। कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन दोस्तों हम कैसे निकालेंगे? तो शेयर्स के केस में क्या हमारे पास 1/4/2001 वाला बेनिफिट अवेलेबल होता है? कौन सा? फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001, या तुम्हारा एक्चुअल कॉस्ट विच एवर इज हायर। याद करो कल पढ़ा था, शेयर्स के लिए अवेलेबल होता है। तो इस सिनेरियो में सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन कितना आएगा? एक्चुअल कॉस्ट या फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर, 11 लाख रुपए। डन, ये फिक्स कर लेते हैं। ये हमने कल के कॉन्सेप्ट से निकाल लिया, 11 लाख। ये शेयर्स हमने खरीदा था 1 फरवरी 1999, 1999 का शेयर है। यानी कि इस शेयर्स में हमें क्या करना होगा? जो अभी नया तरीका से कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन निकालना सीखा वो करना पड़ेगा, बिकॉज 1 फरवरी 2018 के पहले का शेयर है। ठीक है, ओके कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या पढ़ा था हमने वहां पे? वहां हमने पढ़ा था सबसे पहले हमें लेना है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन, जो हमने निकाला 11 लाख। इसको हम कंपेयर करेंगे नंबर 1 एंड नंबर 2। नंबर 1 बोलता है फेयर मार्केट वैल्यू 31/1/2018 वाला दे रखा है 22 लाख, 22 लाख। सर आप कितना लाजवाब पढ़ाते हो, क्या बात है सर। इसको कंपेयर करेंगे, सॉरी नेट सेल कंसिडरेशन से नहीं, गलत मत लिख देना, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मतलब ये वाला फिगर लेना है,
ये वाला नहीं लेना है, ठीक है। कितना? 25 लाख, फर्स्ट वाले एग्जाम्पल के लिए 25 लाख। अब क्या करेंगे, ये दोनों में लोअर लेना है हमें। ये दोनों में लोअर कौन सा हुआ? 22 लाख। अब ये दोनों में हायर लेना है हमें, कौन सा हुआ? 22 लाख। क्लियर? पहले क्या करा, ये दोनों में लोअर, फिर जो आंसर आया उसको इससे कंपेयर करके विच एवर इज हायर लिया हमने। कितना आया? 22 लाख। समाप्त। इंडेक्सेशन तो मिलता ही नहीं है। 3 लाख रुपए। तो ये 3 लाख रुपए क्या है हमारा? LTCG अंडर सेक्शन 112A। कितना लगेगा? 1,25,000 के ऊपर 12.5%, यानी 3 लैक्स माइनस 1,25,000 का 12.5%, दैट इज 21,875 प्लस 4% का जी। समझे? क्लियर? ओके, नेक्स्ट। 19 लैक्स। अगर 19 लैक्स होता तो क्या? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 19 लाख, एक्सपेंसेस कुछ है नहीं, नेट सेल कंसिडरेशन 19 लाख। कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन माइनस करेंगे, कितना आएगा? अब देखो वही सेम, परचेज बिफोर 1 फरवरी 2018, कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन 11 लाख सेम होने वाला है, फेयर मार्केट वैल्यू 22 लाख सेम होने वाली है। चेंज क्या हो जाएगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। इस बार क्या आएगा? 19 लाख रुपए। इस बार आया 19 लाख रुपए। क्या करना है, ये दोनों में लोअर लेना है। क्या लेना है? लोअर लेना है। लोअर कितना हुआ? 19। अब ये दोनों में हायर लेना है। हायर कितना हुआ? 19 लैक्स। ओ माय गॉड सर, ये तो निल हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यस, सरकार यही तो समझाना चाह रही थी कि ठीक है हम टैक्स लगा रहे हैं आपसे, लेकिन 1 फरवरी के पहले वाले के लिए एक नया तरीका सिखाते कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन निकालने का, जिसकी वजह से हो सकता है कोई टैक्स ना आए, डिपेंडिंग ऑन दी सर्कमस्टेंस। डंडना डंडन। अब आते नेक्स्ट। कितना? 8 लाख रुपए। सबसे पहली बात, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 8 लाख रुपीस, एक्सपेंसेस कुछ है नहीं, नेट सेल कंसिडरेशन 8 लाख रुपीस। हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन। कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन कैसे निकलेगा? नए फॉर्मूला से। ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 11 लाख रुपए। फेयर मार्केट वैल्यू कितना हुआ है? 22 लाख रुपए। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना है? 8 लाख। पहले क्या करेंगे, दोनों में लोअर 8 लाख। अब दोनों में हायर लेंगे, तो हायर कौन सा हुआ? 11। ठीक है, सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन का वर्ड है इसमें। 11 लाख। सर ये तो लॉस आ गया ना? हाँ, तो जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, वैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस भी तो होता है दोस्तों। 11 माइनस 8 यानी 3 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है। अब से लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को ना ब्रैकेट में लिखना सीखेंगे, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को नहीं, सारे ही लॉसेस जो भी नेगेटिव फिगर है वी विल ट्राई कि अपने उसको ब्रैकेट में लिखे। एम आई क्लियर दोस्तों विद दिस? एनी डाउट? कोई कंफ्यूजन? कोई समस्या? कोई समस्या, कोई मुश्किल ना है। आगे का लिरिक्स तुमको पता है दोस्तों, ठीक? ओके, ओकी डोकी, गॉट इट। अब आते हैं नेक्स्ट लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, और इससे अपना पूरा टैक्स रेट का कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। गौर नाल देखो, मिस्टर एमटी एक रेसिडेंट है और उन्होंने परचेज करा बिल्डिंग को 31/1/2005 फॉर 12 लाख रुपीज एंड इसको सेल कर दिया फॉर 48 लैक्स ऑन सिर्फ एक ही अपने को चाहिए, यहाँ पे दो नहीं चाहिए, वो लास्ट ईयर का था, अभी नहीं चाहिए। इसको हमने सेल कर दिया 30 नवंबर 2005 में। CII अपने को दे रखा है। अच्छा, इस साल का CII कितना है अपना? 26-27 का CII कितना है? तो इस साल का जो अपना CII है वो है 367। कितना है? 367।
25 26 का है 376 अभी रेलिवेंट नहीं है ना, इसीलिए याद नहीं। 376 ओके, इस क्वेश्चन में लेकिन लगेगा, ठीक है। 376 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25-26 ओके। फाइनेंशियल ईयर, पहले असेसमेंट ईयर लिखे थे, अभी फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए है हमारा 376। अब गवर्नर देख, पहली बार परचेज कब करा था? 2005। बिल्डिंग है, 24 महीना लेंगे, 24 महीना से बहुत ज़्यादा ऊपर हो चुका है तो लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। अब जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हम निकालेंगे तो उस समय तो इंडेक्सेशन तो बुद्धि लगाना नहीं, वो तो टैक्स में लगेगा, पहले गेन तो निकाल ले। तो गेन निकालने के लिए हमने देखा, हमने इसको परचेज करा था 12 लाख में, 48 लैक्स में सेल कर दिया, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विल बी 48 लैक्स। इसमें से हम माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्वाइजिशन, बिकॉज अब इंडेक्सेशन नहीं मिलता है। सर आपने बोला था ना एक केस में मिलता है, वो टैक्स निकालने के लिए, कैपिटल गेन निकालने के लिए नहीं, टैक्स निकालने के लिए। अभी टैक्स नहीं निकाल रहे, अभी कैपिटल गेन निकाल रहे। तो 48 लैक्स में कितना माइनस करेंगे? 12। कितना लाजवाब पढ़ाते हैं, तो क्लासेस ले लो। लॉन्ग टर्म कैपिटल, अच्छा ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कौन सा है? 112 वाला है। 112 क्या बेच रहे हैं? बिल्डिंग बेच रहे हैं, तो 112 में आएगा। कब बेचा? 30 नवंबर को बेचा। अब गवर्नर से देखा, क्या ये बिल्डिंग को मैंने 23/7/2024 के पहले खरीदा था? क्या रेसिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ है क्या? कौन है? मिस्टर एमटी रेसिडेंट है। सिंस दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो टैक्स नए तरीके से निकलेगा। टैक्स कैसे निकलेगा? तो इसका टैक्स होगा सबसे पहले जो नॉर्मली हमने पढ़ा 12.5% ऑफ 36 लैक्स। 36 लैक्स का 12.5%, 36 लैक्स का 12.5% हुआ हमारा 4,50,000। क्लासेस के ड्यूरेशन देख के लगता है कम, बट जब करने बैठोगे और शांति से करोगे तो लगेगा ज्यादा। पॉज नहीं मारना जब तक मैं ना बोलूं, जब मैं बोलूं पॉज करने तब पॉज करके रीड करना है। अदरवाइज ये 1.5 घंटे की क्लास खत्म करने में तुम्हें 4 घंटे लग जाएंगे, गलती मत करना, ठीक है। और जब लाइव शुरू करूंगा तो आ जाना, कोलकाता वालों फेस टू फेस आ जाना, ठीक है। 12.5%। सेकेंड ऑप्शन क्या है? 20% विथ इंडेक्स। तो अब इसके लिए चलेंगे हम वर्किंग नोट, हम बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर। सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेंगे, कितना है? 48 लाख। अब इसको करेंगे इंडेक्स, सिर्फ टैक्स निकालने के लिए कर रहे हैं, ये मेन कॉम्प्यूटेशन का पार्ट नहीं है। और इंडेक्सेशन भी सीखिए, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाइजिशन कैसे निकलता है। जो भी कॉस्ट ऑफ एक्वाइजिशन है वही लेना है हमें, 12 लाख ही लेने हैं हमें। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इस साल का CII। इस साल का CII क्या है? 376। 25-26 का क्या है? 376। वी आर स्टडिंग फॉर 1 अप्रैल 2025 टू 31 मार्च 2026। कितना है? 376। 376 और इसको डिवाइड करते जिस साल परचेज किया था उस साल का CII से। तो किस साल परचेज करा हमने? 5-6 में, देखो 5-6 में परचेज करा, तो CII कितना है? 117। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 117 से, कितना आया? 12 लाख इंटू 376 डिवाइडेड बाई 117, तो 38,56,410। तो 48 लैक्स माइनस 38,56,410, ये हुआ 943,590। तो 943,590 का 20% का 20%, 188,700। तो अपने को टैक्स कितना पे करना है? विच एवर इज लोअर, जो भी बेनिफिशियल है, और वो है 1,88,780। एम आई क्लियर दोस्तों?
बहुत अच्छी तरीके से हमने 112 ये देखा, 112 देखा, 111 ये देखा, और इसके साथ साथ हमने 115 BAC देखा, 87 ए भी हमने देखा। क्विक रिवीजन एक बार ऊपर से लेके नीचे तक मारते हैं। कैपिटल गेन, हम क्या पढ़ रहे हैं? कैपिटल गेन निकालने के बाद का प्रोसीजर पढ़ रहे हैं, यानी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेस कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन, LTCG आ गया। अब इसके बारे में पढ़ रहे हैं, इसका टैक्स कैसे निकलेगा ये पढ़ रहे हैं। ये नहीं, ये तो हम लोग कल पढ़ लिए थे। अब इसका टैक्स कैसे निकलेगा देखते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दो सेक्शन में होता है, या तो 112 में या तो 112 में। 112 पे क्या बोलता है? अगर आप लिस्टेड इक्विटी शेयर्स हो, इक्विटी ओरिएंटेड फंड हो, या यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट हो, और ताक से आप एक और चीज लिख लो दोस्तों, इक्विटी ओरिएंटेड में ही यूलिप का डेफिनेशन दिया हुआ है, उसके अंदर है, तो यूलिप के लिए भी ये सेम फॉर्मूला यूज करना है। यूलिप इसके बाद वाले चैप्टर्स में आएगा। तो 112 पे बोलता है लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड फंड यानी यूलिप, इंक्लूडिंग यूलिप, एंड यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 मंथ से ज्यादा वाला होता है। इसमें 12.5% लगता है इन एक्सेस ऑफ 1,25,000, यानी 1,25,000 के ऊपर जितना भी अमाउंट है उस पर 12.5% का टैक्स देना है। फिर एक होता है 112, अगर आप यहां कवर नहीं होते तो आप 112 में हो गए। 112 में ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना, 12.5% हर एक के लिए, एक्सेप्ट ओनली वन। क्या? इंडिविजुअल HUF रेसिडेंट, लैंड एंड बिल्डिंग का केस है, एंड एक्वायर किया बिफोर 23/7/2024 और बेच रहे हैं उसके बाद, तो उस सिनेरियो में फॉर कैलकुलेशन पर्पस, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ कॉम्प्यूटेशन, ओनली फॉर कैलकुलेशन ऑफ टैक्स पर्पस, 12.5% जो आया वो ले लो, या 20% विद इंडेक्सेशन। अब इंडेक्सेशन को वर्किंग नोट में करेंगे। फाइनेंशियल ईयर 25-26 जो हमारा है उसका इंडेक्सेशन कितना है? CII कितना है? 376। फिर जो भी लोअर होगा वो टैक्स बने। इजी याद रखना, ये कैपिटल गेन के लिए नहीं करते हैं, ये सिर्फ टैक्स कैलकुलेशन के लिए करते हैं। अभी एग्जांपल के जरिए ये चीज हमने समझी। फिर हमने देखा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A कब होता है? जब ये लेस देन 12 मंथ्स, लेस देन इक्वल टू 12 मंथ्स होता है। लिस्टेड इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड फंड इंक्लूडिंग यूलिप या यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, कितना लगेगा? 20% का टैक्स। इन सब में बेल नहीं मिलेगा अपने को, N87A नहीं मिलेगा, बट अगर हम कंसेशनल रेट में जाते तब 87A अपने को मिलता है। ये आज हमने नहीं पढ़ा, हमने सिर्फ 115 BAC और 87A को पढ़ा। अच्छा, अनयूटिलाइज्ड बेल अवेलेबल होता है लेकिन सिर्फ रेसिडेंट, इंडिविजुअल एंड HUF को। इसके रिलेटेड हमने ABC वाला क्वेश्चन सॉल्व कर, एक बार 115 BAC भी रिवाइज कर। 115 BAC 4 का टेबल, 4, 8, 12, 16, 20, 24 एंड अबव 24। अप टू 4 लाख कोई टैक्स नहीं, निल। 4 से 8 लाख 5%, 8 से 12 लाख 10%, 12 से 16 लाख 15%, 16 लाख से 20 लाख 20%, 20 से 24 लाख 25%, एंड 5 करके बढ़ा देना है, एंड अबव 24 30%। दिस इज डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। अगर क्वेश्चन में कहीं पे भी कुछ भी नहीं मेंशन है आज से लेके एग्जाम तक, और इंडिविजुअल HUF का क्वेश्चन है, तो 115 BAC अज्यूम कर लेना, बिकॉज वही होगा उसमें। फिर 87A बोलता है 12 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना। तो 12 लाख तक अगर आपकी टोटल इनकम है तो 60,000 या जितना टैक्स आया विच एवर इज लोअर, इतने का हमें रिबेट मिल जाएगा 87A में। तो उस पर अपने को कोई भी टैक्स का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। ओके जी, एक बारी रीडिंग शीडिंग कर ले। सर बुक तो नहीं है हमारे पास, ठीक है, रीड देख तो लो, स्क्रीन पे तो दिख रहा है तुमको कि स्क्रीन पे भी नहीं दिख रहा है। सबसे पहले सेक्शन नंबर 45 बोलता है एक कैपिटल एसेट होना चाहिए, वो कैपिटल एसेट का ट्रांसफर होना चाहिए और गेन होना चाहिए, और वो गेन एग्जेम्प्ट नहीं होना चाहिए, या तो 54 या तो 10 में। तो हम उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगा देंगे इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर एक्सेप्ट सम फ्यू केसेस। कैपिटल एसेट क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, मूवेबल, इमूवेबल, टेंजेबल, इंटेंजेबल, वेदर और नॉट कनेक्टेड टू बिजनेस, एंड ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, एनी वर्क ऑफ आर्ट, गोल्ड यूटेंसिल, सिल्वर कॉइन्स, सिल्वर यूटेंसिल इज नॉट कैपिटल एसेट, गोल्ड बार, सोवरेन एक्सेट्रा। स्टॉक इन ट्रेड एक्सक्लूड करते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सक्लूड करते हैं, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड एक्सक्लूड करते हैं, एंड रूरल एग्रीकल्चर लैंड हम।
अर्बन एरिया वगैरह क्या होता है ये हमने देखा है। फिर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे पता चलेगा, कौन सा एसेट है। अगर लिस्टेड सिक्योरिटीज है, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड है एंड जीरो कूपन बॉन्ड है, यहीं पे यूलिप को भी ऐड कर देना, यूलिप है। लेस देन इक्वल टू 12 मंथ शॉर्ट टर्म, उसके ऊपर एलटीसी है। एंड इस पे क्या लगता है दोस्तों, आपको पता है ना, 112A या 111A। शॉर्ट टर्म है तो 111A एंड लॉन्ग टर्म है तो 112A। 112A क्या बोलता है, 1,25,000 के ऊपर 12.5%। फास्ट जा रही है क्या क्लास, तो मेरे को बताना। और 111 क्या बोलता है, स्ट्रेट अवे 20% का टैक्स। बाकी सारे एसेट लेस देन इक्वल टू 24 मंथ्स होने चाहिए, तो शॉर्ट टर्म एंड 24 के ऊपर है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। ये अभी रीड नहीं करेंगे दोस्तों। अगर एग्जैक्टली 12 एंड 24 है तो शॉर्ट टर्म होता है। जी ये हमें समझ में आया। फिर कॉम्प्यूटेशन बड़ा आसान सा है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन, इंडेक्स कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्स एंड लेस। अब इंडेक्स तो होता नहीं है तो ये पॉइंट रखने का यहाँ पे कोई सेंस बनता नहीं है, काट दो, कट इट, कट इट दोस्तों, कट इट। फिर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जनरली जो अपने को मिला वो लेना है। 50CA अनकोटेड शेयर्स के लिए क्या बोलता है, FMV या सेल कंसिडरेशन, विच एवर इज लोअर लेना है। 50D कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन को तुम्हें फेयर मार्केट वैल्यू लेना है। 50C क्या बोलता है, 50C बोलता है इफ एसडीवी इज मोर देन 110% ऑफ द कंसिडरेशन, तो वो अपने ले लेंगे। तो वही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ। एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द सेलर्स आर अलाउड एक्सेप्ट एसटीटी। एसटीटी को छोड़ के अलाउड नहीं। कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन आप यहां से नहीं पढ़ोगे, आप स्ट्रेट अवे चार्ट से ही पढ़ोगे। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट चार्ट से पढ़ोगे। इंडेक्सेशन अभी हमने करेंगे नेक्स्ट क्लास में, थोड़ी सी पॉइंट है, थोड़ा सा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एंड ये भी सेम वही करेंगे अपने, एग्जामिशन नहीं, स्ट्रेट अवे टैक्स रेट की तरफ आते हैं हम। हम आगे टैक्स रेट की तरफ। टैक्स रेट भी आप चार्ट से ही करोगे, यहाँ से एक बार बस एक बार रीड कर ले रहे कैजुअली, यहाँ से नहीं करना। कैपिटल गेन पूरा आपको चार्ट से ही करना है, तो चार्ट बनाते चलना, ठीक। टैक्स रेट की तरफ आगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किस पे लगता है, इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड एंड बिजनेस ट्रस्ट, और इसी के साथ इसमें यूलिप भी आ जाता है दोस्तों। बोथ एट द टाइम ऑफ परचेज एंड सेल एसटीटी पे होना चाहिए, बाकी के लिए सिर्फ और सिर्फ एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर यानी सेल के टाइम पे सिर्फ करना है अपने को। 1,25,000 के ऊपर 12.5% लगेगा, उससे कम है तो कुछ भी नहीं करना। ये वाला पॉइंट एक बार मेरे को चेक करना, ये अभी आप लोग रीड मत करना, ये पॉइंट मैं तुमको चेक करके बताऊंगा। इंडेक्सेशन अब नहीं होता है, 6A नहीं मिलेगा, रिबेट 87A नहीं मिलेगा, और इसमें तो अमेंडमेंट भी है हमारे पास। फिर अगर कोई शेयर्स हमने परचेज करा बिफोर 1 फरवरी 2018, उसको बेचने जा रहे हैं, तो हायर ऑफ 1 एंड 2 लेना है। 1 क्या एक्चुअल कॉस्ट, 2 क्या है लोअर, क्या लेना है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31/1/2018 एंड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ये दोनों में पहले लोअर लेंगे, फिर जो आंसर आएगा कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन से कंपेयर करेंगे। कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन कैसे निकलेगा, जो हमने ऑलरेडी कल सीखा था। इसके लिए मैंने 2001 के पहले वाला एग्जांपल लिया। फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31/1/2018 कैसे निकलेगा, हाईएस्ट वैल्यू ऑन 31/1 ले लेना, नहीं है तो उसके पिछले वाले दिन का ले लेना। एनएवी ले लेना अनलिस्टेड के लिए, बट अगर लिस्टेड यूनिट्स है तो हाईएस्ट वैल्यू लेना। यहाँ पे गेम हो सकता है, चांद सितारे फूल और खुशबू बना लो यहाँ पे, ठीक है। अनलिस्टेड के लिए इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन, कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन में मल्टीप्लाई करेंगे हम 272 और डिवाइड करेंगे ईयर ऑफ एक्वाइजेशन का CII, और अगर 1 अप्रैल 2001 के पहले का है तो डिवाइड बाई 100 करेंगे। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल कल करवाएंगे, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वही सेम है, इस पे लगता है 111, कितना लगेगा 20%। अच्छा, अनयूटिलाइज्ड बेल अपने को अवेलेबल होता है। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाला 12.5%। अच्छा, इसके अलावा कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो वो नॉर्मली टैक्सेबल। ये इंडिविजुअल बिल्डिंग वाला, फिर सब बाकी सबके लिए 12.5%। स्ट्रेट अवे इस मेन पॉइंट की तरफ आते हैं। 87A अपने को नहीं मिलेगा अगर अपने 115 BSc में रहते हैं। अगर ऑप्ट आउट करेंगे तो 87A मिलेगा, वो भी सिर्फ 112 और 111A में। 112A में तो फिर भी नहीं मिलेगा। एम आई क्लियर दोस्तों? ओके, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो और इसको एक बार घर पे रीड, बुक नहीं है आई नो, बट एक बार स्क्रीनशॉट ले लो एंड बुक पे घर पे रीड करना है, इसको सिर्फ रीड करना है। डन। ओके दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे खत्म होता है हमारा क्लास नंबर 2, जिसमें हमने पूरा का पूरा
टैक्स रेट को खत्म करा, इंक्लूडिंग 115 बीएससी का बेसिक और 87A का बेसिक करा। आज जो जो क्वेश्चंस हमने बनाए एलएमएस मैंने शेयर कर दिया, यूट्यूब वालों स्क्रीनशॉट ले लेना, उन सब को एक बार घर पे खुद से प्रैक्टिस करो एंड मेरे को अपडेट दो कितना तुम्हें समझ में आया और या क्या नहीं समझ में आया। जो नहीं समझ में आया नीचे कमेंट कर देना, क्लास वालों टेलीग्राम पे बता देना एंड फिर अपने अकॉर्डिंगली एक्ट करेंगे। दिस वीडियो इज एप्लीकेबल फॉर बोथ सीए एंड सीएमए। तो अच्छे से इसको पढ़ो, कुछ नहीं समझ में आता है तो मेरे को डाउट पोस्ट करो, मैं तुमको और अच्छी तरीके से समझाऊंगा। अब मिलते हैं आप लोगों से क्लास नंबर 3 में। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम, हर हर महादेव। और तुम लोग भी ध्यान रखो और मैं भी ध्यान रखता हूँ।